दिसंबर की कड़ाके की ठंड, जहाँ सबकी हालत ठंड से खराब है, वहीं बिंदिया सोचती है, ठंड आ गई है, बिना गर्म पानी के काम कैसे चलेगा। इतना बड़ा परिवार है, इस साल हीटर तो लेना ही होगा। तभी वहाँ संजय आता है और बिंदिया के चेहरे को देखकर कहता है, क्या हुआ ठकुराइन, किस चिंता में खोई हुई हो? ठंड आ गई है तो गर्म पानी की दिक्कत हो जाएगी, ऊपर से आनंद की शादी सर पर है। तुम टेंशन मत लो, आज ही मैं हीटर ले आता हूँ। सब रिश्तेदार आएंगे तब तुम हीटर निकालना। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, कल ही सब आना शुरू हो जाएंगे। रात को संजय हीटर ले आता है। हीटर देखकर सब खुश हो जाते हैं। सबकी खुशी देखकर बिंदिया की पड़ोसन कहती है, ये हीटर है, कोई नई दुल्हन नहीं। सब ऐसे खुश हो रहे हो जैसे नई दुल्हन आ गई हो। अरे दुल्हन आना अभी बाकी है। आंटी जी, हमारे लिए हीटर किसी नई दुल्हन से कम थोड़ी ना है। बड़ी मुश्किलों से इसके दर्शन हुए। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, आज तक हीटर छूने क्या, देखने तक को नहीं मिला है। इससे ज्यादा खुशी मुझे क्या ही हो सकती है। पड़ोसन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, पहली बार ऐसा देखा है, ये किसी अजूबे से कम नहीं है। इतना कहकर पड़ोसन चली जाती है। इधर बिंदिया के घर में सब एक एक करके हीटर अपने हाथ में लेते हैं और प्यार भरी आंखों से देखते हैं। कल तो गर्म पानी से नहाऊंगा मैं। 1 हफ्ते के बाद कल नहाने को मिलेगा। अरे बेशरम, अब तेरी शादी है, तुझे अब रोज नहाना है। अब तुझे ही तो दिखना है। इस हीटर का उद्घाटन तो मेरे ही हाथों से होगा मम्मी जी, बोल देती हूँ मैं। हाँ, तुम ही कर लेना बहू। अगले दिन सुबह पहले ही तृप्ति हीटर लगाकर पानी गर्म करती है और नहा लेती है। इस तरह हीटर का उद्घाटन होता है। एक एक करके रिश्तेदार आने लगते हैं और बिंदिया का घर लोगों से भर जाता है। बिंदिया रिश्तेदारों से कहती है, सब ट्रेन से आए हो, एक एक करके नहा लो। बुआ जी, इतनी ठंड में कैसे नहाऊंगी, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। कैसे नहाऊंगी क्या दीदी, अब इस घर में भी हीटर है। आप लोगों के लिए पापा जी कल ही हीटर ले आए थे। वाह बुआ, अब तो मैं हमेशा आऊंगी झाड़े में। एक एक करके सभी रिश्तेदार नहाते हैं और हर थोड़ी देर में हीटर से पानी गर्म करते रहते हैं। इस तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और आनंद की शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन सब सुबह से पानी पर पानी गर्म करते जाते हैं। तब पड़ोसन कहती है, अरे बिंदिया, बारात कब निकलेगी? हीटर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग नहाते ही रह जाओ। दोपहर हो गई है, बारात निकलवाने की तैयारी करो भाई। अरे अब पानी वाले हीटर को छोड़ भी दो, जान लेकर रहोगे क्या इसकी? माँ, मैं तो कब से रेडी हूँ। सब तैयार होकर आ जाते हैं और बारात अंकिता के घर जाने के लिए निकल जाती है। अंकिता और आनंद की शादी हो जाती है और अंकिता आनंद के घर आ जाती है। अंकिता को बहुत ज्यादा ठंड लगती है और वो हर चीज में गर्म पानी का ही इस्तेमाल करती है। हाथ कौन गर्म पानी से धोता है? हर बार हाथ धोने के लिए पानी गर्म करने लगे तब तो हो गया। मुझे बहुत ठंड लगती है जी, मुझे तो गर्मी में भी ठंड लगती है। मैं क्या करूं? मैं तो इतने ठंडे पानी में हाथ भी नहीं डाल सकती। अरे बाबा, तुम तो सीरियस हो गई। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। अंकिता बिंदिया के घर में रम जाती है और इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के बाद बिजली का बिल आता है और बिल देखकर संजय का कलेजा हिल जाता है। बाप रे, इतना बिल! अब ये पैसा कौन देगा? मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। अभी तो मेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है पापा। शादी में पहले ही बहुत खर्च हो गया है। संजय जैसे ही मनीष की ओर देखता है, पापा, मुझे तो इस महीने पगार ही नहीं मिलेगी। आनंद की शादी के लिए मैंने छुट्टी जो ले ली थी। ठीक है, कोई मत दो पैसे, लेकिन अब ये हीटर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सब अपना अपना समझो। संजय गुस्से में चला जाता है और बिजली का बिल भर देता है। अब बिंदिया के घर में हीटर इस्तेमाल होना बंद हो जाता है। ठंड के कारण सबकी हालत खराब होने लगती है। अंकिता आनंद से कहती है, अब मैं क्या करूं? मैं तो मर ही जाऊंगी ऐसे। जाने मन इतना क्यों सोच रही हो? गैस तो है ना। तुम रात को चुपचाप से पानी गर्म करके कमरे में रख लेना और उसी से बार बार हाथ धोना। और मेरा क्या है, मैं तो हफ्ते में 1 ही दिन नहाता हूँ। उधर तृप्ति सोचती है, मैं तो सुबह पहले ही ऑफिस चली जाती हूँ, चुपचाप गैस पर पानी गर्म कर लूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या बात है, तुम तो आराम से बैठी हो,
टेंशन नहीं हो रही तुम्हें? कल से इतने ठंड में कैसे नहाओगी? कैसे क्या नहाऊंगी? मेरे पास दिमाग है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने साथ तुम्हारा भी इंतजाम कर दूंगी। अगली सुबह तृप्ति सबके उठने से पहले उठ जाती है और गर्म पानी करके खुद नहा लेती है और मनीष के लिए पानी गर्म कर अपने कमरे में रख देती है। नहा धोकर तृप्ति ऑफिस चली जाती है। बस मेरे और अपने ससुर जी के लिए गैस पर पानी गर्म कर देना, बाकी का सब अपना अपना समझ लो। ठीक है मम्मी जी। ये कोई बात थोड़ी ना है माँ, बाकी सब कैसे नहाएंगे? ये बात तब समझ में नहीं आ रही थी जब बिजली बिल के लिए हाथ से पैसे नहीं छूट रहे थे। बिंदिया और संजय गैस पर पानी गर्म करके नहा लेते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और सब एक दूसरे से छुपा छुपा कर गैस पर पानी गर्म करके अपना अपना काम करने लगते हैं। एक रविवार को तृप्ति जब गैस पर नहाने का पानी कर रही थी तब अंकिता उसे देख लेती है। अच्छा, तो आप रोज गैस पर पानी गर्म करती हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं रोज ठंडे पानी से नहाती हूँ। एक दिन गैस पर पानी क्या गर्म कर लिया, सबको झाल आने लगी। तुम खुद गैस पर पानी गर्म करती हो, इसलिए तुम्हें यही लग रहा होगा। भाभी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। दोनों में बहस हो जाती है। फिर दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं और अपने पतियों को एक दूसरे की चुगली करने लगती है। दूसरे दिन रात को जब अंकिता पीने के लिए पानी गर्म कर रही थी तब तृप्ति उसे देख लेती है। अपने तो पीने के लिए तुम्हें गर्म पानी चाहिए और दूसरे के नहाने के पानी से भी दिक्कत होती है तुम्हें। मैं तो एक गिलास ही पानी गर्म कर रही हूँ, आप तो भर भर के बाल्टी पानी गर्म करती हो, मुझे सब पता है। अंकिता मुंह घुमाकर चली जाती है। इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं और एक रोज संजय बिंदिया से कहता है, मेरे गले में बहुत खसखस हो रहा है। मैं अभी आपको गर्म पानी में नमक डाल कर देती हूँ, सब सही हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, रहने दो, बेकार में गैस खर्च होगा। ऐसे ही गैस के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे एक ग्लास में कुछ नहीं होगा, मैं करके लाती हूँ ना। बिंदिया रसोई में गैस पर पानी गर्म करने के लिए चढ़ाती है और गैस खत्म हो जाती है। गैस के खत्म होते ही घर में बवाल हो जाता है। अभी तो 10 दिन पहले ही नया सिलेंडर लगाया था, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकता है? मुझे तो कोई कुछ कहना भी मत, मैं तो नहाता ही नहीं हूँ। तुम तो हमेशा कभी कुछ इस्तेमाल ही नहीं करते हो। अपने पति को इतना सुनता देख अंकिता कहती है, आनंद नहीं, भाभी गर्म पानी से नहाती हैं, वो भी बाल्टी भर भर। गैस खत्म होगी ही। खुद तो जैसे तुम दूध की धुली हो ना, पानी तक गर्म पीती हो तो नहाती क्या नहीं होगी। मैंने ये भी देखा है, तुम छुपाकर गैस पर पानी गर्म करके अपने कमरे में ले जाती हो, और तो और देवर जी के लिए भी पानी छुपा कर रख देती हो ना। तो आप कौन सा भैया के लिए पानी नहीं छुपाती? हाँ, अंकिता और तृप्ति दोनों लड़ने लगती हैं और मनीष और आनंद अपनी अपनी पत्नियों की साइड लेने लगते हैं। तब गुस्से में बिंदिया कहती है, आज के बाद किसी के भी लिए पानी गर्म नहीं होगा, बात खत्म। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब बिंदिया की पड़ोसन वहां आकर कहती है, अरे बिंदिया, आनंद की शादी में क्या क्या गिफ्ट आए, तूने दिखाए भी नहीं। क्या दिखाती, मैंने अभी तक खोला ही नहीं। चलो अभी खोलती हूँ। बिंदिया सारे गिफ्ट खोलती है और उसमें से एक गिफ्ट में गीजर निकलता है। गीजर देखकर पड़ोसन कहती है, अरे वाह, ये तो कम बिजली खाने वाला गीजर है। पूरे महीने भी चले ना तो सिर्फ 500 रुपए का बिजली का बिल आएगा। ये तो तुम मुझे दे ही दे। पड़ोसन की बात सुनकर दोनों तृप्ति और अंकिता भागती हुई अपने कमरे से आ जाती है और गीजर पकड़ लेती है। ये गीजर हमें चाहिए। ये हमारा है। पड़ोसन चली जाती है और अंकिता और तृप्ति दोनों महीने के 250 देकर गीजर का लुफ्त उठाने लगती है। बॉक्सर बहू। बहू, आ बहू, यह बहू सुबह सुबह कहाँ चली गई? अमित, अमित, क्या हुआ माँ? यह बहू कहाँ है? अभी तक सो रही है क्या? नहीं माँ, वो तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करने कॉलोनी के गार्डन में गई है। अरे लेकिन गार्डन में क्यों? क्या माँ, आप तो जानती हो कि अनीता प्रोफेशनल बॉक्सर है, उसे हर रोज एक्सरसाइज करने की आदत भी है और जरूरत भी। लो आ गई अनीता। हे भगवान, बहू ये क्या पहना है तूने? माँ जी, ये बॉक्सिंग यूनिफॉर्म है। बॉक्सिंग और एक्सरसाइज करते वक्त यही पहनना पड़ता है।
अरे लेकिन हमारे घर की बहू ऐसे कपड़ों में बाहर पार्क में घूमेगी तो कितना बुरा लगेगा। फिक्र मत करो माँ, मैं आज ही अनीता का एडमिशन पास की बॉक्सिंग जिम में करवा दूंगा। कल से वो वहीं जाएगी एक्सरसाइज करने। तब तो ठीक है। जब अमित और अनीता की शादी हुई तो अमित की माँ बड़े फक्र से सबको कह रही थी, हमारी होने वाली बहू तो खिलाड़ी है। लेकिन शादी होते ही माँ जी को अनीता की बॉक्सिंग से परेशानी होने लगी। दरअसल उन्हें बहू की बॉक्सिंग नहीं बल्कि खिलाड़ी कोटे में मिले सरकारी नौकरी ज्यादा पसंद थी। ये क्या बहू, आज फिर तू जिम से इतनी लेट आई? हाँ माँ जी, अगले महीने टूर्नामेंट है ना, तो अब प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। शादी की वजह से मैं 4 महीने बॉक्सिंग पर फोकस ही नहीं कर पाई। अरे तू रोज जिम से लेट आएगी और अब कहेगी कि ऑफिस जाने का टाइम हो गया, तो घर का काम कब करेगी? शादी के बाद गृहस्थी पर फोकस होना चाहिए, समझी? ठीक है माँ जी, मैं फटाफट खाना बना देती हूँ, फिर ऑफिस जाऊंगी बस। ये क्या बहू, सब्जी में नमक ही नहीं है? सॉरी बाबूजी, जल्दी में भूल गई, अभी लाती हूँ नमक। अरे जितना ध्यान बॉक्सिंग में देती हो उसका आधा किचन में भी दिया करो। सारा मजा खराब हो गया खाने का। देखो रोटियां भी कच्ची रह गई हैं। सॉरी माँ जी, वो जल्दी में। क्या जल्दी में है? अरे देर तक बॉक्सिंग तुम्हें खेलनी है, उसका हर जाना हम क्यों भुगते? बहाने मत बनाओ, ठीक से खाना बनाओ। मैं बहाने नहीं बना रही हूँ माँ जी। बहू, जितना टाइम बहस करने में लगा रही हो ना, उतना खाना बनाने में लगाती तो हमें यह कच्चा पक्का बेस्वाद खाना नहीं खाना पड़ता। ठीक है बाबूजी, मैं ख्याल रखूंगी। माँ बाबूजी के रोज रोज के तानों का अनीता कोई जवाब तो नहीं देती, लेकिन उसे बहुत दुख होता। वो अक्सर उदास रहती। क्या बात है अनीता, गुमसुम लग रही हो? बहुत थक गई हो क्या? नहीं, बस ऐसे ही। अरे बताओ भी, क्या हुआ? देखिए आप बुरा मत मानना, लेकिन माँ जी और बाबूजी मुझे अक्सर बॉक्सिंग को लेकर ताने देते रहते हैं। आज खाने में जरा सी गड़बड़ हो गई तो उन्होंने बहुत सुनाया मुझे। इतनी सी बात, इस मुश्किल को मैं यूं हल कर दूंगा चुटकी में। माँ, बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो अमित, क्या बात है? मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम खाना बनाने के लिए बाई रख लें। अरे ऐसा कैसे रख लें? पैसे पेड़ पर नहीं उगते। सफाई झाड़ू पोछे के लिए भी तो बाई आती है, वो भी भारी पड़ता है। अब खाना बनाने के लिए एक और बाई। लेकिन माँ, अनीता भी जॉब करती है तो पैसों की इतनी दिक्कत अब नहीं है। बाई का खर्चा वहां से निकल ही जाएगा। ओह, अब समझिए, बहू को खाना नहीं बनाना, इसलिए उसने तुम्हें ये बाई की पट्टी पढ़ा के भेजा है, क्यों? नहीं माँ, अनीता ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तो मेरा ही आइडिया था, पर सही तो है। अनीता थक जाती है बॉक्सिंग और ऑफिस के काम में। ऐसे में खाना बनाने वाली आ जाएगी तो सबको सहूलियत हो जाएगी ना। ये बाई से खाना बनवाना हमारे घर की परंपरा नहीं है अमित। हमारे खानदान में घर की बहुएं ही खाना बनाती है। और अगर अनीता को हमारे लिए खाना बनाने में या हमारी सेवा करने में जोर पड़ता है तो साफ कह देना हमसे। ऐसा नहीं है माँ, मैं तो बस घर में बाई खाना नहीं बनाएगी, बस बात खत्म। अपने माँ बाबूजी का ऐसा व्यवहार देखकर अमित भी चौंक गया था। अब तो आए दिन माँ और बाबूजी अनीता को परेशान करने लगे। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? बॉक्सिंग प्रैक्टिस पर जा रही हूँ माँ जी। तुझे पता नहीं है क्या? आज बाई नहीं आने वाली सफाई करने। आज बॉक्सिंग रहने दे। मैं झाड़ू लगाती हूँ, तू पोछा लगा, और फिर कपड़े भी धोने हैं बहुत सारे। लेकिन माँ जी। क्या लेकिन है? तू चाहती है कि पूरे घर की सफाई मैं करूं? नहीं नहीं माँ जी, ठीक है, मैं जिम ऑफिस के बाद चली जाऊंगी। अरे तेरा ध्यान बॉक्सिंग में ही रहता है क्या? भूल गई, आज मेहमान आने वाले हैं। आज तो बल्कि ऑफिस से जल्दी घर आ जाना, 15 लोगों का खाना बनाना है। ठीक है माँ जी, आ जाऊंगी। बेचारी अनीता बॉक्सिंग रिंग में पसीना बहाने की बजाय
घर का चूल्हा चौका करने में उलझने लगी थी और बॉक्सिंग से दूर होने लगी थी। अनीता, तुम आज भी प्रैक्टिस पर नहीं गई? कैसे जाती? आज फिर मेहमान आने वाले हैं, उनका खाना बनाना, फिर गेस्ट रूम की सफाई। आजकल कुछ ज्यादा ही मेहमान आने लगे हैं इस घर में। पता नहीं मेहमान खुद आ रहे हैं या माँ जी उन्हें बुला रही हैं। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि माँ मेहमानों को बुला रही है? मुझे क्या लगता है वो छोड़ो। अच्छा, एक काम करो, तुम जिम ना भी जा पाओ, घर में ही प्रैक्टिस कर लिया करो। अपर कट, लोअर कट, राउंड किक, नॉकआउट। अरे ये कैसा शोर है? बहू, ये क्या कर रही हो? वो माँ जी, आज मैं जिम नहीं जा पाई ना, तो घर में ही प्रैक्टिस कर रही थी। तेरी इस हाँ हुक के चक्कर में तेरे बाबूजी की नींद खराब हो गई। बहू, यह घर है, कोई अखाड़ा नहीं है जहां तुम पहलवानी करो। क्या हुआ माँ? क्या हुआ नहीं, क्या होगा वो सोच। आज ये घर में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही है, कल पंचिंग बैग की जगह मुझे पीट देगी तो क्या होगा? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ जी? हाँ, अनीता ऐसा क्यों करेगी? अरे ये कुछ भी कर सकती है, इसकी बॉक्सिंग बंद करवाओ बस। हाँ बहू, बहुत खेलकूद हो गया। अब तुम किसी की पत्नी हो, घर की बहू हो, तुम्हारा काम अब घर संभालना है। लेकिन बाबूजी, उसका टूर्नामेंट है अगले महीने। तू बीच में मत बोल, कोई टूर्नामेंट खेलने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पसंद बहू का ऐसे बाहर जाकर मुक्केबाजी करना। लेकिन बाबूजी, शादी के पहले तो आपने कहा था कि मैं शादी के बाद भी बॉक्सिंग कर सकती हूँ। तब जो कहा था वो नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सुनो और याद रखो। हमने सोचा था कि सरकारी नौकरी वाली बहू आ रही है, पैसा भी कमाएगी और घर भी संभालेगी, लेकिन घर का काम तो करती नहीं और तेरी सैलरी तो तेरे जिम और खाने पीने में उड़ा देती है। तो क्या हम तेरी सेवा करने तुझे शादी करके लाए हैं? माँ, कितना बुरा सोचती हो तुम। यह मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। बहू, तुम्हें आज और अभी चुनना होगा, या तो बॉक्सिंग छोड़ दो या ये घर। बाबूजी के इस फैसले ने अनीता की पूरी दुनिया हिला दी। अमित भी अपने बाबूजी के सामने ज्यादा नहीं बोल पाया। अनीता ने बॉक्सिंग के साथ साथ हंसना बोलना भी छोड़ दिया था। वो बस ऑफिस जाती और बाकी टाइम घर का काम करती रहती। एक दिन शाम को अनीता ऑफिस से लौट रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ गुंडे बाबूजी के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। ओए बुड्ढे, चुपचाप अपना मोबाइल, पैसे, सोने की चेन, अंगूठी सब हमारे हवाले कर दे, समझे? मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा तो जान से जाएगा। छोड़ो, जाने दो मुझे। ये बूढ़ा ऐसे नहीं मानेगा, मारो इसे। छोड़ दो बाबूजी को। ओए मैडम, चुपचाप खिसक लो यहाँ से, नहीं तो इस बूढ़े के साथ तुम्हारी भी पिटाई हो जाएगी। तुम मेरे बाबूजी को मारेगा? रुक, अभी बताती हूँ। ये ले साले, अनीता बॉक्सर नाम है मेरा। आज तेरे दांत तोड़ के तेरे हाथ में ना दिए ना तो नाम बदल दूंगी। अरे भागता कहाँ है, रुक जरा। पर गुंडा जान बचा के भाग जाता है। बाबूजी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, बस इन कमबख्तों ने धक्का देकर गिरा दिया तो कमर और पैर में चोट आ गई है। हे भगवान, आपको तो बहुत चोट आई है। आइए, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। अनीता अपने ससुर जी को उठाकर हॉस्पिटल ले गई और इलाज करवा के घर ले आई। अरे क्या हो गया आपको? अमित, देख तेरे बाबूजी को कितनी चोट आई है। अरे बाबूजी, ये सब कैसे हुआ? और अनीता, तुम्हें बाबूजी कहाँ मिल गए? मैं मंदिर से लौट रहा था तो रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया और मुझे लूटने के चक्कर में हाथापाई करने लगे। तभी बहू वहां आ गई, उसने मुझे गुंडों से बचाया, फिर अस्पताल ले गई और इलाज करवा के घर लाई है। बहू, शुक्रिया तूने इनकी जान बचा ली। बहू ने नहीं,
ये कहो कि बहू की बॉक्सिंग ने मेरी जान बचा ली। वो 3-4 मुष्टंडे थे, हट्टे कट्टे, हाथ में डंडा और चाकू लिए। अगर बहू की जगह अमित भी होता तो उन गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हें देखना चाहिए था, बहू एक एक मुक्के में उन गुंडों को धूल चटा रही थी। देखा माँ, आप और बाबूजी ने अनीता की बॉक्सिंग छुड़वा दी। आज उसी बॉक्सिंग ने बाबूजी की जान बचाई। हाँ बहू, तेरा जितना एहसान मानो उतना कम है। तूने मेरे सुहाग की रक्षा की। ये क्या बोल रही है माँ जी? एहसान कैसा? क्या ये मेरे बाबूजी नहीं है? बाबूजी होने का कौन सा फर्ज निभाया है मैंने? हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारी बहू चैंपियन बॉक्सर है, लेकिन उल्टा हम तेरी बॉक्सिंग को कोसते रहे, तेरे सपनों को कुचलने की कोशिश करते रहे, और तू एक आदर्श बहू की तरह बिना कुछ कहे हमारी बात मानती चली गई। हमें माफ कर दे बहू। प्लीज आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए। आप जो कहते हैं वो करना मेरा फर्ज है। तो बेटी, कल से तू फिर से बॉक्सिंग शुरू कर, सुबह और शाम प्रैक्टिस कर, तुझे कोई नहीं रोकेगा। हाँ बहू, घर का काम मैं बाई से करवा लूंगी और बचा कुचा मैं कर लूंगी। तू अपनी बॉक्सिंग रिंग संभाल और मैं घर संभाल लूंगी। मैं तो अब बहू के साथ हर मैच देखने जाऊंगा। आज कैसे इसने गुंडों को पीटा, मजा आ गया। थैंक यू बाबूजी। थैंक यू तुम्हें बहू, मेरी जान बचाने और हम दोनों की अकल ठिकाने लगाने के लिए। इस तरह बॉक्सिंग के साथ अनीता घर की रिंग में भी चैंपियन बन गई। अरे मेरी जान उठो भी, अब सुबह के 10 बज रहे हैं। सोने दो ना बेबी, बहुत मीठी नींद आ रही है। अरे उठो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए बट्टी लाया हूँ और तुम्हारा पसंदीदा सैंडविच भी बनाया है मैंने। वाह, बैठी और नाश्ता भी साथ में। थैंक यू सो मच आकाश, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। अरे बेबी, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? लो चलो चाय पियो और कुछ खा भी लो। उसके बाद मैं फिर से सोऊंगी। हाँ, अरे मैंने आज तक तुम्हें किसी चीज के लिए रोका है क्या मेरी जान? ठीक है, पहले मैं चाय नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद सो जाऊंगी। ठीक है, तुम काम की चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा। ये लो, हो गया मेरा नाश्ता। अब मैं सो रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, स्वीट ड्रीम्स बेबी। अरे ये गुलाब देना तो रह गया। बेबी उठो ना, उठो बेबी, उठो ना। अरे उठो। हाँ, क्या हुआ? अरे गुड्डू रो रही है, देखो उसे। कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। सपने बाद में देखना, पहले गुड्डू को देखो, मुझे नींद आ रही है। पता नहीं मेरी नींद कब पूरी होगी। अरे आप गुड्डू को चुप करवाओ, रात के 3 बज रहे हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो नींद तो मुझे भी आ रही है ना, जब से गुड्डू पैदा हुई है मैं ठीक से सोई ही नहीं हूँ। एक ये है, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, खुद तो आराम से सोते रहते, पूरा दिन इसे मैं संभालती हूँ। गुड्डू प्लीज चुप हो जा ना मेरी माँ। दिव्या का हाल भी वैसा ही था जैसा हर नई माँ का होता है। रातों की नींद, दिन का चैन सब खो चुका था, लेकिन हमारे आकाश साहब पिता बनने पर भी कुछ नहीं बदले थे। जिस तरह पहले थे वैसे ही अपनी जिंदगी में मस्त थे। दिव्या, मेरा खाना तैयार है क्या? नहीं, आज मैंने खाना नहीं बनाया। रात को गुड्डू पूरी रात रो रही थी, इसलिए मैं सुबह उठ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, वैसे भी आज मेरा मन था कि मैं कुछ बाहर से ही खाऊंगा। चलो तुम गुड्डू को संभालो, मैं रात को बाहर से खाते हुए आऊंगा, ठीक है? रात को थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करो ना, मैं पूरा दिन इसे संभालते संभालते थक जाती हूँ। अरे दिव्या देखो, कोशिश करूंगा, लेकिन तुम जानती हो ना ऑफिस में भी काम होता है, इसलिए तुम देख लेना प्लीज। ठीक है, तुम खाने की फिक्र मत करो, वो मैं बाहर से खाते हुए आऊंगा, ठीक है? तुम बस गुड्डू को संभालो। हाँ, पर प्लीज ज्यादा देर मत करना। हाँ पक्का। आकाश दिव्या को कहकर तो गया था कि वो कोशिश करेगा कि वो घर जल्दी आ जाए, लेकिन वो रात को 11 बजे ही घर आया। ये कोई वक्त है आकाश घर आने का? मैंने तुमसे कहा था ना थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। अरे वो मैं बाहर खाना खाने गया था तो मुझे देर हो गई आने में। अरे क्या खाना था, सच में मजा आ गया। यहाँ मैंने कुछ भी नहीं खाया आकाश, और तुम हो कि लाओ मैं 10 मिनट गुड्डू को पकड़ लेता हूँ, तुम खाना खा लो, ठीक है? हाँ,
तुम और करते भी क्या हो, 10 मिनट इसे पकड़ लेते हो और फिर मुझे वापस। देखो अब ये मुझसे संभलती नहीं तो मैं क्या करूं। तुम बातें कम करो और जल्दी से खाना खा लो, जाओ। ठीक है, ये लो गुड्डू को, ये रही उसकी दूध की बॉटल, साथ में पिलाते भी जाना। अरे अब ये सब तुम देख लो ना, खाना खाने के बाद मुझसे नहीं होगा। तुम कोशिश करोगे तो होगा ना, तुम हर काम के लिए पहले ही मना कर देती हो। तुम जानते हो ना मैंने पहले कभी बच्चे नहीं संभाले। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पहले 10 बच्चे थे जिन्हें मैं बड़ा करती आई हूँ, या मैं पहले नर्स थी जिसे अनुभव है ये सब करने का? अरे मैं भी तो पहली बार माँ बनी हूँ ना। अरे पर मुझे ये सब नहीं आता। औरतों में ये चीजें नॉर्मल होती है दिव्या, मर्दों के लिए नहीं। अब तुम जल्दी करो नहीं तो गुड्डू उठ जाएगी। आकाश दिव्या को हर बात यही समझाता कि मर्दों के लिए बच्चों को संभालना मुश्किल होता है, और दिव्या को भी कहीं ना कहीं लगता था कि आकाश की बात शायद सही भी है। औरतों में ममता पहले से ही होती है, मर्दों को उस चीज को फील करने में दिक्कत होती है। दिव्या मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो लेता आऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ, गुड्डू के लिए कुछ चीजें चाहिए, लिस्ट दे दो तुम्हें। हाँ दे दो। वैसे भी तुम गुड्डू के साथ चलोगी बाहर तो हैरान हो जाओगी, इससे अच्छा है कि मैं ही ले आऊँ सब कुछ। कितने दिन हो गए मैं कहीं गई ही नहीं हूँ। हाँ पर बच्चे के साथ तुम चल भी कहाँ सकती हो, अब इसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकते। ये लो लिस्ट, तुम ये सब ले आना। ठीक है। वैसे दिव्या अब माँ का फोन आया था, कह रही थी कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाएगी तुम्हारे पास। अरे वाह, ये तो सबसे बेस्ट है। माँ जी आ जाएंगी तो मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। हाँ ये तो है, वो आ जाएंगी तो मुझे भी फिर तुम्हारी टेंशन नहीं होगी, मैं भी हर जगह जा सकता हूँ। कब आ रही है माँ? बस टिकट होते ही आ जाएंगे जल्दी से। ठीक है, चलो मैं आता हूँ बाजार से ये सब सामान लेकर, तुम तब तक कुछ बना देना प्लीज खाने के लिए डार्लिंग। हाँ ठीक है। आकाश की माँ के आने की खबर सुनकर दिव्या को काफी अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो गुड्डू को संभालते संभालते काफी थक चुकी थी। अच्छा सुनो, आज मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, आज हम सारे दोस्त मिलने वाले हैं, वो कमल का जन्मदिन है ना उसके लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि जल्दी आ जाओ प्लीज। हाँ हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा सब मिल रहा है तो मेरी तरफ से भी कमल को बधाई दे देना। हाँ हाँ बिल्कुल कह दूंगा, तुम अपना और गुड्डू का ध्यान रखना, रात को मिलते हैं। दिव्या पूरा दिन गुड्डू को संभालती रही। आकाश को आ जाने में काफी देरी हो गई थी, और जैसे ही वो घर आया, अरे सॉरी मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। थोड़ी सी? रात के 12 बज रहे हैं आकाश। अरे माँ तुम आ गई, बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा तुम दोनों को सरप्राइज दे दूंगी, लेकिन तेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं था। कहाँ था इतनी देर? अरे माँ तुम्हें कमल याद है ना, आज उसका जन्मदिन था तो सारे दोस्तों को पार्टी दी थी उससे। वो सब तो ठीक है, लेकिन दिव्या और गुड्डू घर में तेरा इंतजार कर रहे थे, तुझे उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। अरे माँ मैंने हर चीज दिव्या को लेकर दे रखी है, किस चीज की कमी है उसे? बस उसे गुड्डू को ही तो संभालना है ना दिव्या? मैंने तुम्हें कभी किसी बात के लिए कुछ कहा है क्या? नहीं। देखा माँ चलो अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, सुबह बात करते हैं। कावेरी के आने से दिव्या को काफी मदद मिल गई थी। कावेरी दिव्या को गुड्डू को संभालने में मदद भी कर रही थी, लेकिन उसे अपने बेटे की हरकतें अभी तक समझ में नहीं आ रही थी। आकाश आज तो तुझे छुट्टी होगी ना? हाँ माँ आज तो जम के आराम करूंगा, पूरा हफ्ता ऑफिस जाकर थक जाता हूँ, आज कुछ भी काम नहीं करूंगा। हाँ कुछ काम मत करना, बस आज गुड्डू को संभाल लेना, ठीक है? अरे माँ ये गुड्डू ना मुझसे संभलती नहीं है, मेरे पास आते ही रोने लगती है बहुत। ऐसा कैसे रोने लगती है? मैं तो जब से आई हूँ मैंने देखा ही नहीं कि तूने उठाया भी हो उसे। अरे माँ तुम तो जानती हो मैंने ये सब कभी किया नहीं है, मुझसे नहीं होता ये औरतों वाला काम, बच्चे संभालना वगैरह। औरतों वाले काम से क्या मतलब है तेरा? तुझे क्या लगता है हम औरतें ट्रेनिंग लेती है क्या बचपन में बच्चे पालने की? अरे हम सब भी तो पहली बार ही सीखती हैं। अरे माँ अब तुम कुछ मत शुरू हो जाओ प्लीज। देखो मैं दिव्या को कुछ नहीं कहता हूँ, ना कभी खाने के लिए ना कभी कोई काम के लिए, सारी चीजें लाकर भी देता हूँ, ये क्या कम है बताओ तो? पर तुझे भी तो अपनी बच्ची को संभालना आना चाहिए ना आकाश। कभी दिव्या कहीं जाए तो फिर तू कैसे संभालेगा बता? दिव्या कहाँ जाने वाली है गुड्डू को छोड़ के? जब तक गुड्डू बड़ी नहीं हो जाती इतनी छोटी बच्ची मर्दों के बस की बात नहीं है। और वैसे भी मैं दिव्या को और कोई काम नहीं कहता, बस उसे गुड्डू को तो संभालना है और क्या। तू ना बात को। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, मेरे दोस्त का फोन आ रहा है, मैच शुरू होने वाली है, प्लीज बाद में बात करते हैं। आकाश के ये विचार कावेरी को पसंद नहीं आए, लेकिन कावेरी के कितना भी समझाने पर आकाश ये समझने को तैयार ही नहीं था कि बच्चे के प्रति उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है।
दिव्या, आकाश हमेशा से ही ऐसा करता है क्या? हाँ माँ जी, लेकिन वो गलत भी तो नहीं है। वो ऑफिस भी जाते हैं और उन्होंने ये सब कभी किया नहीं है ना। हम औरतों की सोच ने ही मर्दों को इतनी छूट दे रखी है। जाने दीजिए ना माँ जी, आकाश से ना होगा भी नहीं। ठीक है, तू कहती है तो जाने देती हूँ। जी। अच्छा, तू कितने दिनों से बाहर नहीं गई है? चल, हम यहीं पास के मॉल में चलते हैं। पर गुड्डू माँ? अरे अभी तो गुड्डू की मालिश की है, वो 2-3 घंटे तक तो सोएगी ही। और आकाश भी बैठा है घर पर आज। पर माँ जी वो, अरे पूरा दिन घर में रहेगी तो पागल हो जाएगी। थोड़ा बाहर जाना, घूमना, कुछ अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है दिव्या। आप पहले आकाश से पूछ लीजिए ना वो क्या कहते हैं। अरे वो क्या कहेगा, मैं उसकी माँ हूँ। मैंने कह दिया ना कि हम चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं। चल तू तैयार हो जा, मैं रिक्शा बुलाती हूँ। जी ठीक है। कावेरी ने दिव्या को बाहर ले जाने के लिए तैयार कर दिया, लेकिन आकाश को ये बात हजम नहीं हो रही थी। अरे माँ पर क्या जरूरत है, गुड्डू उठ गई तो क्या, दूध बना हुआ है, पिला देना। नहीं माँ, मुझसे नहीं। चुप कर, जब देखो मुझसे नहीं होगा का राग मत आलापा कर, समझा? ये खाली बैठकर गेम खेलना हो रहा है तुझसे। गुड्डू सो रही है, जब तक हम आ जाएंगे अगर उठ भी जाए तो दूध गर्म करके पिला देना। माँ जी हम, बस अब तुम इसकी तरफदारी मत करो दिव्या। अगर तुम माँ हो तो ये भी पिता है, थोड़ी देर तो संभाल ही सकता है ये अपनी बच्ची को। ठीक है, आप दोनों जाइए, लेकिन जल्दी आ जाइएगा गुड्डू के उठने से पहले। हाँ हाँ, आ जाएंगे। चलो अब हम जाते हैं। कुछ ना समझ में आए तो देख, मैंने ये सब लिख रखा है कागज पे, इसे पढ़ लेना। ठीक है माँ। चल दिव्या आजा। कावेरी ने डांट फटकार से आकाश को समझा दिया और दिव्या को लेकर घूमने निकल गई। लेकिन 1 घंटे से ऊपर हो चुका था और अब तक दिव्या और कावेरी घर नहीं लौटे थे और अब आकाश के लिए एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। अरे यार, ये तो उठ गई। अब मैं क्या करूं? पहले इसे गोद में ले लेता हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा। शायद इसे भूख लगी होगी। अब इसे गोद में लेकर दूध कैसे गर्म करूं? अरे पी ले गुड्डू। अले अले अले, मम्मी अभी आ जाएंगी, माँ को फोन करते हैं। अरे ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? गुड्डू, रोते नहीं बच्चा मेरा। आकाश गुड्डू को गोद में लेकर सारे घर में घूमता है और काफी कोशिशों के बाद आखिर गुड्डू सो जाती है, लेकिन नीचे रखते ही फिर से उठ जाती है। अरे अब इसे नीचे नहीं रखता, यही मेरे हाथों में ही सोने देता हूँ, नहीं तो फिर से रोने लगेगी। और ये माँ और दिव्या कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई है। इतनी भी जिम्मेदारी नहीं कि बच्ची घर में अकेली है। इतनी देर से फोन लगा रहा हूँ, दोनों फोन भी नहीं उठा रही। अब मैं खाना कैसे खाऊं? इसे संभालूं कि खाना खाऊं? कितना रोती है ये। आकाश जैसे तैसे गुड्डू को संभाल रहा था और सबसे बड़ी समस्या उसके सामने तब आई जब उसे गुड्डू का डायपर चेंज करना था। मैंने आज तक कितने मुश्किल काम कर लिए, लेकिन ये तो उन सबसे मुश्किल है। एक तो इतनी बदबू आ रही है, पर करना तो पड़ेगा। माँ ने क्या लिखा है कागज में? पहले डायपर उतारो, साफ करो, क्रीम लगाओ, फिर दूसरा डायपर पहनाओ। ठीक है, कर लूंगा। आकाश बेटा, करना है, कर लेगा तू, कर लेगा बेटा। आकाश बड़ी मुश्किल से आधे घंटे के बाद गुड्डू का डायपर बदलता है और जैसे ही चैन की सांस लेता है कि गुड्डू फिर से डायपर खराब कर देती है। अरे अभी तो मुश्किल से साफ किया था, फिर से। और माँ और दिव्या को इतनी भी अकल नहीं कि घर जल्दी आ जाए। नहीं तो दोनों को ठीक से खबर लूंगा, दोनों की। पर पहले तो इसे साफ करना ही पड़ेगा। अल्लाह 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 गुड्डू, अभी कर देता हूँ। हाँ, 1 मिनट। अब तो इसे भूख भी लगी होगी, दूध भी गर्म कर देता हूँ। सुबह से शाम हो चुकी थी और आकाश गुड्डू को संभालते संभालते अधमरा हो चुका था। पूरा घर फैला हुआ था और उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अरे आकाश, ये क्या है? तू ऐसे सोफे पे गुड्डू को लेकर क्यों पड़ा है? अब आ रही है आप दोनों? हाँ, बहुत मजे किए होंगे ना। दिव्या, पेट भर गया ना तुम्हारा घूम के? इतनी भी अकल नहीं कि घर में छोटी बच्ची को अकेला छोड़ के आए। कैसे रहेगी वो? दोनों बस अपनी मौज उड़ाने में मगन थी। भर गया मन? एक मिनट। कौन बच्ची को अकेला छोड़ के गया था घर? हम तो उसे उसके पिता के पास छोड़ के गए थे। तुम नहीं हो क्या उसके पिता? मैं हूँ, पर वो। पर क्या? दिव्या, तू इसे मायके से लाई है क्या? ये आकाश की बेटी नहीं है क्या? कैसी बात कर रही हो माँ? ये मेरी खुद की बेटी है। मेरा सरनेम है इसके बर्थ सर्टिफिकेट पर। अच्छा,
सर्टिफिकेट पर तेरा नाम आने से ये गुड्डू तेरी बेटी हो गई। तो हम उसे उसके पिता के पास ही तो छोड़ कर गए थे ना, अकेली क्यों हो गई वो भला? तू भी तो दिव्या के पास उसे पूरा दिन छोड़ के ही जाता है ना। वो उसकी माँ है, मैं वो क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? दिव्या तुम बाहर मत जाओ, बच्ची छोटी है ना। दिव्या चलेगा, तुम पार्टी में मत आओ, बच्ची छोटी है ना अभी। दिव्या तुम अपनी जॉब छोड़ दो, बच्ची को कौन देखेगा? दिव्या मैं बाजार से सामान ले आता हूँ, तू क्या करेगी चल के? खामखा बच्ची रोएगी वहां। बच्ची तुम्हारी भी है आकाश, सिर्फ दिव्या की नहीं है। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हो तो दिव्या क्यों नहीं? और कुछ ना सही तुम उसकी मदद तो कर ही सकते हो ना। आज तुम्हें 4-5 घंटे क्या बच्ची को संभालना पड़ा, तुम्हारी हालत खराब हो गई। सोचो, दिव्या रोज ये काम करती है, वो भी तुम्हारी मदद के बिना। लेकिन माँ ये काम। खबरदार ये बहाना दिया कि ये औरतों का काम है। जब तुम छोटे थे तब मैं अपने एग्जाम दे रही थी, तुम्हारी दादी की मृत्यु हो चुकी थी, तुम्हारे पापा घर पे रहकर तुम्हारी देखभाल किया करते थे। और तुम तो आज की जनरेशन की बातें करते हो ना कि आजकल माँ सब कुछ इक्वल है, औरतें भी जॉब करती है, कमाती है। तो बच्चे पालना भी सिर्फ औरत का काम नहीं है, इसमें पिता का भी उतना ही योगदान होना जरूरी है। आई एम सॉरी माँ, आई एम रियली सॉरी। दिव्या यकीन मानो, आज मैंने जब कुछ घंटे गुड्डू को संभाला तो मुझे समझ में आया कि इस काम को करना कितना मुश्किल है। लेकिन आई प्रॉमिस, आज से मैं कोशिश करूंगा कि हम दोनों गुड्डू की जिम्मेदारी लें और गुड्डू बड़े होकर फक्र से कह सके कि ये है मेरे फादर। आकाश, एक औरत को बस इतना ही चाहिए कि तुम उसका साथ दो। अगर बच्चा नहीं संभाल सकते तो कम से कम उसके साथ बैठो, कोशिश करो उसकी जिम्मेदारियां बांटने की। अगर वो रात को जग रही है तो उसके साथ तुम भी थोड़ी देर जागो। बस यही छोटी छोटी बातें इस सफ़र को आसान बना देती हैं। एक औरत को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे बच्चे को तो सिर्फ मैं ही देखती हूँ, मेरा पति बच्चे को संभालने में कोई मदद नहीं करता। मैं समझ गया माँ। थैंक यू माँ।